बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हर फिराज के मेज़बान हूँ सलमान हैदर आपके साथ, और इस प्रोग्राम की जान और ये मकबूल जान सभी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। 3 मौज़ूआत हैं, वन बाय वन इसको लेके हम कैरी करेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह अल्लाह करके वैक्सीन बनी है और आलमी सतह पर इसकी मुखालफत शुरू हो चुकी है। एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इनकी वैक्सीन 2 नंबर है, ब्राइब किया, रिश्वत दी है, जिसके यहाँ पर सैंपल पास हुए हैं। ऐसे मौके पर वो ममालिक जो इस वैक्सीन की तरफ नज़र दौड़ा रहे, उनकी पोजीशन क्या होगी, वो अपनी आवाम को कैसे तसल्ली देंगे कि ये पैंडेमिक कब ख़त्म होने जा रहा है, एक अहम तरीन इशू है और ये सबसे इस पर बात करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है जी, वो है भारत का जंगी जुनून, जिससे मुतल्लिक आर्मी चीफ ने हाई अलर्ट कर दिया जी पाक फौज को। और दरअसल भारत चाह क्या रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में, अपने मुल्क के कौन से ऐसे मामला हैं जिस पर से तवज्जो हटाना चाह रहा है और क्या कामयाब हो पाएगा या नहीं, ऐसे मौके पर जब पाक फौज का चीफ कह रहा है कि फौज को मजीद चौकस कर दिया गया है। ये एक अहम इशू है और के सबसे ज्यादा इस पर कौन अच्छी बहस कर सकेगा। साथ साथ पीडीएम का पहाड़ के नीचे से तीर निकलने वाला है या शेर, या भी दोनों भी करेंगे, पोजीशन क्या होगी, ये तमाम मौजूआत हैं। भाई साहब कैसे हम ठीक है? भाई साहब मेरा सवाल, वैक्सीन बन गई अल्लाह करके, देखिए चाइना, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, इन तीनों ने बना दी, मगर अब एक दूसरे की क्वालिटी और फिर अब सोशल मीडिया की एक वॉर भी शुरू की है मुल्क के। सोशल मीडिया तो बात की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे सामने इस वक्त आज का, बिल्कुल, इस न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उसने बाकायदा एक स्टोरी छापी है, पूरे पेज की स्टोरी है, वैक्सीन जायंट इज डॉग बाय स्कैंडल। वो कहते हैं कि इस बंदे ने वैक्सीन बनाई है 2016 में, 44,000 पाउंड जो थे वो एक बंदे को दिए उसने, चाइनीज ऑफिशियल को, 2016 में, और ये पुराना अपनी वैक्सीन अप्रूव कराता रहता है। ये दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है, और तीसरी वैक्सीन जो फाइजर की है। फाइजर ने जर्मन कंपनी के साथ मिलके उन्होंने जॉइंट प्रोडक्ट तैयार किया। वो प्रोडक्ट इतना महंगा है कि यूँ लगता है कि वो सिर्फ चंद, मतलब इवन अमेरिका में भी चंद लोग ये अफोर्ड कर सकेंगे जिस सब सतह की सूरत हाल। उसके ऊपर भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी इजराइलियों ने किसी वैक्सीन पर जो है इतना ज्यादा शोर नहीं मचाया जितना इजरायली अब मचा रहे हैं। ठीक है, इसराइल के रब्बीस भी मचा रहे हैं जो उनके बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैं, और इसराइल के सीरियस जो तबका है वो भी मचा रहा है कि इस वक्त बेसिकली जो कॉर्पोरेट कल्चर है सारे का सारा, वो इस वैक्सीन के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस वैक्सीन के थ्रू। और वो कहते ये हैं कि एक एजेंडा है जिसे कहते हैं एजेंडा 2130, 2021 से लेकर 30 तक हम इस पूरी दुनिया को हमने कंट्रोल करना है। और वो कहते ये हैं कि हमने 1992 में एक एजेंडा लगाया था मिलेनियम गोल्स का, ठीक है, कि जितनी रियासतें मौजूद हैं दुनिया में, जितनी फौजें मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, जितनी सिपाह मौजूद है, इन सारे को हम कहा था कि देखो बात सुनो कि 2020 तक आप 3-4 काम कर लो, कि 2020 तक लोगों को पानी पहुंचा दो, लोगों को तालीम दे दो, लोगों को सेहत दे दो, ये कर लो, ह्यूमन राइट्स को जो करना, वो नहीं हुआ। उसके मुकाबले में उनके पास एक एक्सपेरिमेंट था बहुत मशहूर, उनका जो था वो था 1917 का, रूस का, कि जब उन्होंने रियासत के सब जो है उसके जोर के तहत हर चीज़ ख़त्म कर दी थी, निजी मलकियत ख़त्म कर दी थी, सारी रियासत की पावर आ गई, तो वो कम्युनिज्म जो था आधी दुनिया पर गालिब था। इजरायली कहते ये हैं, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया के ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी की जितनी आबादी चाहते हैं उतनी रखें, ठीक, इसको हम कंट्रोल कर सकें। एक यानी वैक्सीन ये इकोनॉमी नहीं कंट्रोल करेगी, आबादी भी कंट्रोल करेगी। आबादी बेसिकली, वो कहते हैं ये बेसिकली इसीलिए कोरोना पे पहले शुरू हुआ, और जो जिस रबाई ने जबी ने जिसमें अमून जो था, अमून इसहाक, बड़ा मशहूर उनका रबी, बड़ा पॉपुलर रबी, उसने बिल गेट्स की बड़ी मशहूर किस्म की जो है उसके इल्ज़ाम लगाया था 2 जुलाई 2019 में, ठीक है, कि ये कोरोना आने वाली है और ये वैक्सीन के ऊपर, और वैक्सीन को वो कहता है कि काम इस तरह करेगा। वो कहते ये हैं कि इनका एजेंडा ये है कि रियासतें अब खत्म कर दी जाए, मतलब यूरोप में तो खत्म हो ही गई हैं, ठीक है, पीछे रह जाएगा अफ्रीका वगैरह, उसकी फौज को कहेंगे इकट्ठी एक जॉइंट इंटरनेशनल फौज बन जाएगी। वो फौज जो है वो पूरी दुनिया की, उधर बात है जब इस किस्म का तूफान मचेगा। अब देखें ना, जो 1913 में 1920 में जो आई थी अपना स्पेनिश फ्लू आया था, इससे मिलता जुलता था, इसी कोरोना की फैमिली को पका था। उसके अंदर आप अंदाजा करें कि 5-5.5 करोड़ बंदा मरा था, जबकि दुनिया की आबादी इतनी सी होती थी।
सही। उससे पहले जो 1314 के 40 में जो आया था स्पेनिश, सर आप खुद भी इस नैरेटिव पे बिलीव करते हैं? मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी बिल्ट हुई है इस वक्त। फॉर व्हाट, किस लिए? मैं आप बता क्यों हुई, ये बड़ा सब यही इंपॉर्टेंट इशू है ये मैं पूछना चाहता कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन बिजनेस जो है, ये गुज़श्ता कई सालों से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है। हूं। अच्छा, लेकिन कंट्रोवर्सी नॉर्मली करते थे रिलीजियस लोग, पोलियो शोलियो पे जिस तरह हुआ, पोलियो पे कर yes, दिया, yes, हमारे से गरीब लोग, सही सही। ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती पिलाई जाती थी पोलियो। नहीं, आप तो पोलियो पिलाने के इशारों में हैं, ये पोलियो नहीं, पिलाने अब वो तो खैर ये लंबी बहस है, मैं तो कई दफा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि पोलियो क्यों पिलाया जाता है, कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, क्या है, क्या चीज़ है, एक 4 वायरस के लिए पूरी दुनिया इतनी परेशान क्यों होती चली जा रही है, जबकि रोज लोग इन्फ्लुएंजा से, लोग फ्लू से मर रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 50,000 के करीब फ्लू से मरता है हर साल बंदा, तो 50,000 बंदे को बचाने के लिए कोई वैक्सीन जो है नहीं बनती, बन जाती है तो अगले साल वो अपना शेप चेंज कर लेता है, फिर नहीं होता। उनको जबरदस्ती पूरे अमेरिका को क्यों नहीं पिलाते, तो बड़ा लंबा इशू है। वैक्सीन एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को वैक्सीन बुनियादी तौर पर मेडिसिन नहीं है। डन हो गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर होता यह है कि आप एक ऐसी चीज जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं जो डेड होती है लेकिन वायरस से मिलती जुलती होती है, ठीक है, ठीक है। उसको देख के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्यूनिटी सिस्टम बना रखा है ना, जो घोड़े तैयार किए हुए, जी, वो घोड़े ताजा दम हो जाते हैं उसको मारने के लिए, ठीक है, और वो इतने अलर्ट रहते हैं कि उस तरह का अगर कोई वायरस आए तो उसको भी वो कौन है, क्योंकि वायरस ऐसी चीज है जिसको आप किल नहीं कर सकते। ये वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं? ये वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, पहली बात याद रखिए। ठीक है, समझ गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम को अलर्ट करने के लिए बूस्ट कर, जिस तरह ये अजम्पशन, इस तरह एक अजम्पशन है कि पेशेंट जो ज़हनी मरीज के पेशेंट है उनको बिजली का टॉर्चर लगाते थे, उससे कुछ सेल एक्टिवेट हो जाते थे, सही। और वो आज भी लगाया जाता है, ईसीटी जो इलेक्ट्रो कन्वर्सिव टॉर्चर कहते हैं, जो ट्रीटमेंट लोग ट्रीटमेंट कहते हैं, हम टॉर्चर कहते हैं। तो ये असल में सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो चीज है, अब इसको मुझे समझ नहीं आती। हाँ, हम चाइना वाली इस्तेमाल करें, हम चाइना वाली इस्तेमाल करेंगे तो इसको ये कंट्रोवर्सी है, हम सस्ती है, ऑक्सफोर्ड वाली इस्तेमाल करेंगे, जब वो करेंगे, हर तीनों मुल्क ये इस कंट्रोवर्सी। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन आ तो गई है, आज जो पूरे सफे की स्टोरी जो है, और न्यूयॉर्क टाइम, ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा कि वैक्सीन जॉइंट इस डॉग पे स्कैंडल, उसने कहा कि ये बंदा जो है जिसने वैक्सीन चाइनीज की इजाद की थी, ये पहले ही 44,000 पाउंड बैग लेके गया, पकड़ा गया, अपनी वैक्सीन एक अप्रूव करा रहा था, कोई इससे 2016 के अंदर जब ये आई थी, इसी से मिलती जुलता जब फ्लू आया था उसके लिए। इस तरह इंग्लैंड के, जर्मनी के लोग जो हैं वो इंग्लैंड के बारे में उसकी वैक्सीन के ऊपर इस तरह उठा। मतलब ये कि 3 अब कंपेटिटिव वैक्सीन, क्योंकि दुनिया पूरी में पहले तो वैक्सीन एक ही होती थी, WHO अप्रूव, फलाना, बिल गेट्स का फंड, गैटी फाउंडेशन, ये 3 जो साइमल्टेनियसली मार्केटिंग हो रही है, ये क्या क्या होगा और हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए अफोर्डेबल कौन सी होगी, क्योंकि फाइजर वाला तो मैंने देख लिया जो कॉस्ट उसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका एक दफा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने याद होगा मुझे एक कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट के हवाले से जी हाँ, प्रोग्राम में मौका दिया था, तो आपके प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट बेशुमार जगह पे पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। ठीक है, उससे डायग्नोसिस में हमें बहुत ज्यादा आसानी भी हो गई उस आपके प्रोग्राम के बाद, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन के हवाले से मुख्तसर कुछ चीजें में जाहिर है हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, मैं कुछ चीजें बता दूं कि जाहिर है देखिए वैक्सीन की एक तो हमारे पास इस पेंडेमिक में टाइम बहुत मुख्तसर था, मतलब 1 से 1.5 साल। वैक्सीन की डेवलपमेंट में एक बहुत ज्यादा अमूमन टाइम लगता है, ट्रायल होते हैं और वो ट्रायल थोड़े से तवील होते हैं। ये सारा काम 1 साल के दौरान किया गया। जैसा कि आपने अभी कहा कि 3 वैक्सीन, एक्चुअली तकरीबन 59 वैक्सीन फेज 1, 2 और 3 ट्रायल के दरमियान घूम रही है, तकरीबन 59 वैक्सीन, जिसमें से 17 वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, जो आखिरी होता है जिसके बाद वैक्सीन मार्केट कर दी जाती है। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मशहूर, अभी आप प्रोग्राम में नाम भी ले रहे थे बहुत ज्यादा, तो एक तो फाइजर और बायोनटेक की है, एक मॉडर्ना है, एक एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर है। ये 3 से ज्यादा मशहूर हो रही हैं। और अभी फाइजर और बायोनटेक की जो वैक्सीन थी वो आपको पता चला होगा कल गालिबन, कल या परसों, वो यूके के अंदर 90 साल खातून को लगा दी गई है। ठीक है। दूसरी वैक्सीन जो यूएई पाकिस्तान के अंदर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भी करीब कंप्लीट कर चुकी है, वो चाइनीज वैक्सीन है।
कैंसिनो गालिबन उसका नाम है। तो यूएई और पाकिस्तान गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो इदारे हैं पाकिस्तान के अथॉरिटी ड्रैप और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो उसको देख रहा है कि वैक्सीन कौन सी। अब ये हर मुल्क ने खुद फैसला करना है कि उसको डाटा एनालाइज करके कि उसमें कौन सी वैक्सीन को। देखो डॉक्टर साहब, वो जो मैंने उसकी ब्रीफिंग देखी है, उसकी अपना जो फाइजर वाली, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप कोई टेलीविजन का सेट खरीदने आए हैं। वो बायो ट्रेसर्स भी लगे हुए हैं और ड्राई आइस के अंदर वो रखी हुई है, और 2 दिन के लिखा जाएगा और ये किया जाएगा। बड़ी ऐसा लगता है कि हम ज़ाहिर बात है कोई बहुत खूबसूरत सी चीज। जबकि चाइनीज को मुझे उस तरह उसका भी मैंने देखी वीडियो, वो क्रूड सी है। मतलब सिर्फ कहने का ये है कि आप इसकी रिलायबिलिटी, पहली बात तो ये है कि जो सैंपल बहुत मुख्तसर रहे हैं, आपने सही बात की, इतने मुख्तसर सैंपल के अंदर, क्योंकि वैक्सीन बताते को दवा तो होती नहीं, ये तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल एक चीज इंजेक्ट की जाती है जो वायरस से मिलती जुलती है, जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्ड हो जाता है। आप क्या समझते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट, जिस पे बहुत बड़ी बहस हो रही है, वो क्या हो सकते हैं, और क्या साइड इफेक्ट की मौजूदगी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें? अच्छा, बात आपकी ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि वैक्सीन जो है ना वो बहुत कम अरसे के अंदर तैयार की गई है। फेज 1 और 2 ट्रायल में शॉर्ट टर्म जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो असेस कर लिए जाते हैं, लेकिन जाहिर है लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो देखें, वो किसी भी एक पैनाडोल का भी आप अगर गूगल खोलेंगे ना तो बेशुमार साइड इफेक्ट्स नजर आएंगे आपको। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा जो है, जो 4 साल 3 साल या 5 साल के बाद आना होता है, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये तो रिस्क पूरी दुनिया को लेना पड़ेगा, पहली बात। तो लॉन्ग टर्म सेफ्टी डाटा तो जाहिर है अभी जब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है, तो वो डाटा जो मार्केट होने के बाद आता है या फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, वो डाटा तो जाहिर है बहुत ज्यादा हमें अवेलेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशान साहब, माहिर वबाई अमराज। कई कंफ्यूजन ऐसी थी जिनको क्लियर किया है। एक छोटी सी ब्रेक ले लें और ये सब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो जाते हैं। हरफराज में एक बार फिर से खुशामदीद। भारतीय जंगी जुनून है जी, एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे मौके पर ISPR की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आर्मी चीफ ने जवानों को हाई अलर्ट रहने की बाकायदा तौर पर हिदायत भी कर दी है। ये भारत दरअसल अपनी किस कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है? हमारे साहब जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले और ये सबसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, ये क्या है भारत के जहन में, क्या चल रहा है? प्रोग्राम में पहले बड़ी तफसील से बात की, लेकिन जनरल अमजद साहब मौजूद हैं तो खैर बात बहुत बेहतर जानते हैं कि जो रिसेंट नवंबर के अंदर जो पेंटागन ने इंडो पैसिफिक अपनी कमांड अलहदा की है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की सूरत हाल है, तो उसके अंदर इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया इत्तेहाद करके एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि ज़मीनी तौर पे चाइना के साथ कोई जंग छिड़े ताकि खिता जब बेदमन हो। इंडिया का मसला यह है कि इंडिया अगर चाइना से जंग छेड़ता है तो पब्लिक अप्रूवल नहीं उसको है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई हिंदू बनियान लड़ना नहीं चाहेगा, क्यों लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, वो चीज़ बनेगी नहीं। लेकिन चूंकि गुज़श्ता 70 साल से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बीजी हुई, 75 क्या 1920 से बोई गई है, जब वो राष्ट्रीय सेवक संघ 100 साल हो गए, 100 साल हो गए। तो उससे अगर पाकिस्तान तो वो करेगा ये कि एक पाकिस्तान से जंग छेड़ेगा ताकि वो ज़ाहिर बात है चाइनीज इंटरेस्ट के ऊपर सूरत हाल बने, और वो दूसरा ये था कभी किसानों की रैली, बाकी चीज़ें, तो ये एक वहाँ अपना इंटरनल डिस्प्यूट जो है उसको भी खराब करना है। जनरल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये किस हद तक ये ऑब्वियस होता चला जा रहा है ये बॉर्डर जो है क्लैश इसके हॉट होने का, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी जो है ना काफ़ी अरसे से चल रहा था, अलर्ट अब दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, और सब बात यह है कि इसको मोदी के वक्त में आके ये पॉलिसी बड़ी वाज़े और ये बड़े शद्दोमत से उन्होंने परसू की, जहां उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव रखे थे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए इस दौर का सबसे अच्छा बहाना वो यही है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। कश्मीर में भी उनको मदद मिल जाती है अगर ये चीज मान ली जाए, तो लिहाजा वो ये चीज तो वो करते रहे। और जब ये टेररिज्म आप इल्जाम लगाते हैं तो फिर ग्राउंड पे कोई ऐसी रियलिटी, कोई शवाहिद भी नजर आने चाहिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म कराया। वो शवाहिद पेश करने के लिए वो खुद कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे। एक ये चीज थी, और
दूसरा ये हुआ कि मोदी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बिल्ड किया हुआ था कि मैं पाकिस्तान को मजा चखा दूंगा, पाकिस्तान को ये करेंगे, और ये मैं समझता हूं एक बड़े मकान आदमी जिसने के अपने अवाम जो कि 90% हिंदू है उनकी नफ्सियात को समझ लिया कि इनको भूख से मार दो, इनके अंदर दवाई फेर के रख दो, जॉबलेसनेस हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी बैठ जाए, लेकिन एक चीज इनको कह दो कि हमने पाकिस्तान ये सजा दे दी, पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, तो ये बाकी सब कुछ भूल के उसके शादियाने बजाने शुरू कर दी। ठीक है, उससे मोदी को सब मिल जाती है। लिहाजा इसने अपना एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बिल्डअप किया और हर दफा ये कहा कि मैं पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दूंगा जो वो समझते हैं और ये करूंगा वो करूंगा। नतीजा ये कि ये उसकी पॉलिसी कामयाब रही। उसने उड़ी के मामले में बड़ा, भारत में बड़ा इश्तियाल था कि उड़ी पे इतना बड़ा वाकया हुआ, और हालांकि वो दहशत गर्दों ने इतने लोग नहीं मारे थे, वो खेमे जल गए, उसमें ज्यादा लोग जल गए, लेकिन मतालबा ये था कौम का कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, और कोई उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, लेकिन फौज के साथ मिलकर एक झूठा ड्रामा खड़ा किया तो सारी कौम ठंडी हो गई, सारा उसका मामला चल निकला। यही काम उसने पुलवामा किया और इलेक्शन जीत गया। तो ये वो चीज है जो अब फंसा पड़ा है। एक तरफ तो ये कि चाइनीज के साथ उनकी कोई प्रोग्रेस नहीं है, चाइनीज ने तकरीबन इनको मजबूर कर दिया कि जो कुछ वो चाहते हैं ये तस्लीम करें। ठीक है, नतीजा ये है कि सिर्फ पेंगोंग में वो पीछे हट रहे हैं, जहां पे वो समझते हैं कि लेक के सामने जाके आगे देखते, ठीक है, उनके मुश्किल होगा इलाका संभालना, तो वो लेक के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन लद्दाख में 1 इंच भी नहीं छोड़ रहे। अब वो मुंह क्या दिखाए अपनी कौम। कश्मीर में भी यही हाल हुआ कि आपने 370 खत्म किया लेकिन कश्मीर गले बढ़ गया। फिर आप देखिए कि वो इसने सिटीजनशिप का वो एक्ट बनाया, इसने कत्ल गारत करा दी, दिल्ली में मुसलमान मारे गए बेशुमार, लेकिन इसने अपना कदम वापस नहीं लिया। सो ये वो इमेज है जो मेंटेन करना चाहता, वरना आज जो एजिटेशन है वहां पे किसानों की। अच्छा जन साहब, फौजी नुक्ता नजर से होता यह है कि आपका जो बॉर्डर है वो होस्टाइल टेरिटरी ना हो, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के साथ सारा बॉर्डर जो है, ऊपर से आप शुरू हो जाएं, कारगिल से आप शुरू हो जाएं और नीचे राजस्थान के एंड तक जहां जहां पंजाब जाता है, ये होस्टाइल टेरिटरी बनी हुई है। यहां से इंडिया अपनी फोर्सेस को कितनी कंफर्टेबली मूव करेगा, कैसे वो यहां पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर एक लार्ज स्केल जंग शुरू होती है तो आपको कश्मीर से फौजें विड्रॉ करनी पड़ेंगी। देखिए ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ना सिर्फ वहां पे बल्कि चाइना के सामने इन्होंने काफी बड़ी कमिटमेंट रखी हुई है। बहुत सारे ट्रुप्स वहां पे बिल्डअप किया जो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि ऑर्डिनरीली वहां पे इतने इनके ट्रुप्स नहीं होते थे, लेकिन चाइना ने जब इंकर्शन की तो फिर उन्होंने वहां पे ट्रुप्स भेज दिए। तो ये उस पोजीशन में नहीं है कि एक ऑल आउट वॉर की तरफ जाएं, लेकिन ये जरूर है कि मोदी ने ये भांप लिया हुआ है कि वो एक छोटा वाकया भी, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, कोई उसका नामो निशान नहीं था, लेकिन आपने उसका चर्चा किया तो दुनिया ठीक हो गई। तो वहां वो कैपिटलाइज करने के लिए इस तरह के कोई वाकया करके पाकिस्तान के खिलाफ को अगर छोटा मोटा भी वो वाकया करना चाहे तो उसके लिए बहाना चाहिए ना। बहाना है आपका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कि कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया कराएं। आप और ये सब इसको देख लें, पुलवामा। मैं जिस चीज के ऊपर जोर देता हूं ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में नहीं है। ये हमारे पिछले 8-9 साल की फॉरेन पॉलिसी का है कि भारत का जो नैरेटिव है वो यकतरफा चलता रहा, और हमने भारत के जितने भी जुल्म यहाँ पे हुए उसको दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। हमारे पास कुलभूषण था, हम उसका भी रोना नहीं रोया। अब देखिए जब पुलवामा होता है, 1 घंटे के अंदर अंदर भारत कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने कराया, और उसी दिन शाम तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस 3 मुल्क कहते हैं कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। इसका मतलब है कि उनको किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तस्लीम किया कि ये है ही पाकिस्तान। ठीक है। और फिर आप देखिए कि यकीन की हद आप देखिए कि जब वो बालाकोट पे चढ़ते हैं, ये हमारी उन्होंने इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस की, हमारी सॉवरेनिटी उन्होंने वायलेट की, लेकिन चाइना इंक्लूडिंग किसी ने मजम्मत नहीं की। इसका मतलब यह है कि चाइना भी शायद ये समझता था कि हम ये काम कराते हैं। जब हम नहीं करते तो भारत के झूठ दुनिया के सामने क्यों नहीं खोलते जाके? ठीक है, अगर आप नहीं खोलेंगे तो जबानी तो आपकी बात कोई नहीं मानेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। अब आप जो चीज चाहे कहते रहे। अभी आपने एक डोजियर दिया दुनिया को, तो डोजियर को भी अगर झूठ समझें क्योंकि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश की नहीं, तो फिर आपको डोजियर देने का फायदा क्या होगा? अच्छा, 2 चीजें सवाल, छोटे छोटे सवाल, चूंकि टाइम कम होता है।
ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ وار سچویشن ہوتی ہے اور ظاہر بات ہے پرائم منسٹر کو خواب تو نہیں آئے گا، آرمی چیف ہی بریف کرتا ہے، لیکن فیس پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اگر آرمی چیف اس قسم کی سچویشن بلڈ کرے تو ایک اپوزیشن کا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ آج اگر اس طرح کا الرٹ کیا ہوتا ہے انڈیا کے اندر تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کا رویہ ہوتا، ان کے چینلز کے اندر کس قسم کی خبریں چل رہی ہوتی، وہاں کیسے کیسے لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی آرمی چیف نے آج جو الرٹ جاری کیا ہے، کیا ان لوگوں کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، خطرہ نہیں۔ اگر دیکھیں میری بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر ملک کا مفاد سامنے ہو ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ بہت کچھ وہ کریں جو واقعی ہی آپ اور میں سوچ رہے ہیں، لیکن جب مفادات اپنے ذاتی مفادات جب قوم کے مفادات کے اوپر ترجیح لے جاتے ہیں بلکہ ہوتے ہی وہی ہیں، تو پھر باقی چیزیں تو بیکار ہیں۔ آپ خود دیکھیے یہ جو آج بیانیہ اپوزیشن لے کے پھر رہی ہے، مولانا نے یہ پہلے دن کہا تھا جس دن ابھی عمران خان نے حلف نہیں اٹھایا تھا، انہوں نے کہا جی حلف نہیں اٹھانا، یہ سسٹم جعلی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، اس وقت تک ابھی تو کوئی حکومت کی نہ پرفارمنس سامنے تھی نہ کچھ تھا، وہ چیز آپ نے پہلے دن اس دن کہی جب حکومت نے ابھی تک اپنا حلف نہیں لیا، اور اس کے بعد اب وہی بیانیہ سارے لے کے چل نکلے ہیں۔ تو درمیان میں یہی ہوا ہے نا کہ ان کے کرپشن کے کیسز کھلے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہوا، نئی بات۔ صحیح نئی بات۔ تو یہ سارا قصہ وہ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں سے توقع کی جا سکتی ہے۔ مولانا وہ آدمی ہے جس نے ساری زندگی پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس کے منہ سے نہیں نکلا، ہاں صحیح کہا، جس نے کبھی جا کے قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ تک نہیں پڑھا۔ صحیح ہے۔ اور وہ مولانا ہیں جنہوں نے پہلے دن سے سسٹم کو تہس نہس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج وہ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں سے ایک اور دوسرا یہ تھا کہ میں آج آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل بھی کھول لیں نا تو وہ بھی اسی چسکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بڑا المیہ ہے، بہت بڑا۔ دل صاحب دیکھیں، سب سے زیادہ بڑے مجرم یہ ہیں۔ اگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے، دیکھیں میں ایک بڑی موٹی بات کہتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے جعلی کاغذات سپریم کورٹ میں پیش کیے حلف اٹھا کے؟ ٹھیک، اگر یہ دنیا میں کسی بھی اور جگہ ہوا ہوتا تو آپ بتائیے کہ اس لیڈر کا نام سنا جاتا اس ملک میں؟ بالکل یعنی یہاں جتنا رکھا ہوا اس میڈیا نے، صحیح ہے، میڈیا مرتا جا رہا ہے اس کی۔ یعنی ہمارے بڑے ایشوز تھریڈ سے متعلق ہیں جو ہمیں بیرونی دنیا سے، ہمیں اس کو دیکھنا نہ کہ ہم یہ ڈومیسٹک ایشوز کے اندر پھنس کے رہ جائیں۔ بہت شکریہ ریٹائرڈ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پی ڈی ایم کا جلسہ اور حکومت کی اسٹریٹجی، اس پر بات کرنی، لیکن اس سے پہلے میں انٹرو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سیاست کی پستی کا یہ عالم یہ ہے کہ ٹویٹر پہ آج صبح اتنی گندی زبان کے ٹرینڈ چلے ہیں جس کی بنا پر اس پروگرام کے سلسلے میں درخواست کریں کہ خدا کے واسطے اس ٹویٹر کو بچے بھی استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کوئی اچھا کریں۔ ٹرینڈنگ ہونا گندی چیز کی یہ کتنی عمدہ بات نہیں ہے۔ بہرحال ایسے موقع پر جب اپوزیشن بھی اعتماد میں نظر آ رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان بھی اعتماد میں نظر آ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ میں گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، اور پی ڈی ایم کے پہاڑ میں یہ دیکھنا ہے کہ شیر پہلے نکلے گا کہ تیر پہلے نکلے گا۔ ہمارے ساتھ سردار تنویر الیاس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ بھی ہیں۔ اس پی ڈی ایم کی سچویشن سے بیسک چیلنج پنجاب کو اس وقت، کیونکہ آخری جلسے سے متعلق یہ آواز دی گئی ہے، اور یہ صاحب سردار صاحب ہیں، ذرا پوچھ لیں۔ سردار صاحب، یہ جو مینار پاکستان پہ ایک تو سٹینڈرڈ قائم کر دیا خادم حسین رضوی صاحب نے، اور وہ سٹینڈرڈ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جنازے والا سٹینڈرڈ جو ہے شاید آگے کوئی میٹ کر سکے۔ یہ جو اس جلسے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مینار پاکستان میں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ نے اس کو ڈی جے کو پکڑ لیا، جو ڈی جے آپ کا تھا ایک زمانے میں، آپ پہلے نون لیگ نے پہچانے کو پکڑا، صاحب آپ نے پکڑ لیا اس کو۔ اوریہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے، ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خدارہ قوم کی جان کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی جان خطرے میں ہے، اور آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اپنی سیاست برائے سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت جلسے جب آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ان جلسوں کے اندر کوئی ہمیں مقصدیت بھی نظر نہیں آتی،
और इसके साथ ये है कि जलसों के लिए आप 1-2 माह वेट कर लें, जलसों के लिए आपके पास बड़ा खुला टाइम होगा, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट भी करेगी, लेकिन आप काम को खतरे में न डालें। और कोरोना की जो वबा है ये सिर्फ पंजाब में नहीं, आपने देखा कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हर रोज आप उन मुल्कों में जहाँ पे फैसिलिटीज सख्ती से रोक देना जी, सख्ती से रोक देना, यहाँ सख्ती से रोक वो देखें। फिर जब वो गवर्नमेंट सख्ती करती है तो उसके ऊपर भी लोग वाह वेला करते हैं, वो कहते हैं जी ये इनका हक है। तो हम ये समझते हैं कि इनको समझ अगर आ जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, और ये अगर इस रास्ते की तरफ ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। क्या इंतजाम के पास सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। ठीक, ऑप्शन तो मौजूद है। एक में जो औरिया साहब आपसे गुजारिश कर दूं, जो आपने खादम रिजवी साहब के जनाजे के हवाले से आपने बात की, बिल्कुल सही बात आपने की कि खादम रिजवी के जो फॉलोवर्स थे, जो चाहने वाले थे, जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर जनाजा गाह में जनाजे में शिरकत करके जो ट्रेंड दिया है और जो इनके लिए बेंच मार्क कर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम की ये जो 11 की 11 जमातें मिलके उसका आधा या उसका 1/4 भी ये लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। सही है, तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त पीडीएम की जो क्यादत है वो खाइफ भी हमें नजर आ रहे हैं, उनको ये खौफ भी है, इसलिए वो मुख्तलिफ हीले बने। अगर आप जो पानी क्या ये जो पानी छोड़ने वाली बात है, आप कोई एक वीडियो क्यों नहीं जारी करवाते वहां पर कि वो पानी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है, ताकि ये जो पानी का वहां पर जो शोर मचा हुआ है मीनार पाकिस्तान में। नहीं, अब तो डीजे ही ले गए। अच्छा ये भी है। तो नहीं, अभी आप ये देखिए, बिल्कुल उसमें आप ये देखें कि जो रूटीन के जो प्लांटेशंस को पानी मिलता है या ग्रास को जो पानी रूटीन में हर एरिया में, आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हम देखते हैं कि आए रोज इस मौसम के अंदर जब बारिश नहीं हो रही होती तो पौधों को जो रूटीन का पानी दिया जाता है, आज तो बारिश भी होगी ना, आज पानी लगा दे, बारिश से अल्लाह पे इल्जाम आ जाएगा। आज तो सरदार साहब बारिश भी होगी, अल्लाह ताला ने भी कह दिया आओ घर। ये मुझे बताइए, अब वो ये कहेंगे जी, अब वो इस बारिश में जी हाँ, ये मुझे बताइए सरदार साहब कि आप मामले खुसूसी हैं वजीर आला के, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये मतलब कुछ हम पहले मुल्तान के बारे में कहते थे कि अगर एक दफा कासिम बाग जाने देते ना तो पता चल जाता कितनी औकात है, सच्ची बात यह है। ठीक, अभी भी हम कहते हैं डीजे वीजे को पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, ये जो क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, मुझे पता है छोटे छोटे नीचे लोग होते हैं ना, ये मुफ्त में उनके नंबर बनवा देते हैं। डीजे को बट होने की वजह से तो नहीं उठाया। बिल्कुल औरिया साहब आप 100% ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा नाम रहे हैं और माशाल्लाह एक आपका नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपको एक्सपीरियंस है। निचले लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में, ये जो थानों के लेवल पे, इस लेवल पे बाद औक़ात ऐसी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं कि वो गवर्नमेंट को डिफेम करने का बाइस बनती हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास अगर ये कोरोना और हमें कौम की फिक्र ना हो तो इस अपोजिशन को, इस पीडीएम को बड़े पिंडाल मुहैया किए जाएंगे कि आपने जो शो ऑफ पावर करनी है पाइए, अपनी शो ऑफ पावर कीजिए, आपने जो खिताबात करने हैं, जो कौम को इम्प्रेस करना है, अगर आपके पास कोई मकसद है, कोई एम है तो आप आके ज़रूर शेयर करें। हमें ये है कि जो लोग हमारे बचे हुए हैं, हमारा चूंकि जो गुर्बत में आप ये देखें कि हमारे कुंबे का साइज बहुत बड़ा होता है और चंद मरले के घरों में फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो उन लोगों को कभी कीमे का नान, कभी कैश 3000 4000 पर पर्सन के हिसाब से या कोई और ऐसी बिरयानी या कोई ऐसी अट्रैक्शन देके एक्सप्लॉइट करके, तो हम ये समझते हैं कि लोगों को खतरे में डाला जा रहा है और उससे कई हजार और कई लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज हम इसलिए इनको ये कह रहे हैं कि जी आप थोड़ा सा सब्र कर लें, आपको बड़े बड़े ग्राउंड मुहैया किए जाएंगे, आप आके अपनी ताकत का जरूर मुजाहरा कीजिएगा। आखिरी बात यह है कि आप एक इस वक्त उसमें प्राइवेटाइजेशन के भी इंचार्ज हैं पंजाब के, और उसके साथ साथ देखिए कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है। मैं सर सीरियस साहब, दुनिया पूरी जो है वो वैक्सीन के चक्कर में, आज में एक पूरा 15 मिनट का सेगमेंट कर चुके हैं, 3 किस्म की वैक्सीन आ गई हैं। एक ऐसा लगता है किसी एरिस्टोक्रेट की, ऐसे बंदे की जो कि अपना जैसे सर रजाक दाऊद टाइप बंदे को कमाई लेगा, एक जो है बीच में कोई अपना ब्यूरोक्रेट या वो पॉलिटिशियन ले लेगा, एक को मिडिल क्लास किस्म का एंकर ले लेगा। गरीब आदमी के लिए तो अफोर्डेबल नहीं होगी, इसके बारे में कुछ सोचा है? अव्वल तो वैक्सीन की बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो ये जो सूरत हाल है। और यह साहब जो इसमें मैं आपके साथ जो एक अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। अच्छा। देखिए हमारा जो ब्रदर मुल्क है, दोस्त मुल्क है, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, वो चाइना है। ठीक है। और चाइना के ऑफिशियल्स के साथ मेरी पिछले हफ्ते में 2-3 सीनियर लेवल पे मीटिंग हुई है। चाइना भी इसी महीने में दिसंबर में वैक्सीन जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं।
اور چائنا نے جو ویکسین جو دی ہے وہ ویسٹرن ورلڈ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور چائنا نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ اس کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی دوسرے ترقی پذیر ملکوں کو اس کی وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کی میکسیمم مدد کر سکے۔ تو پاکستان کے حوالے سے تو آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ چائنا کی وہاں کی آرمی کے لوگ بھی یہاں پہ ڈاکٹرز آئے، انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو اسسٹ بھی کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو ویکسین اس وقت ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہے اس کو جس ٹمپریچر میں شفٹ کرنا ہے یا کیری کرنا ہے وہ ٹمپریچر بھی مینیج کرنا کوئی ایزی نہیں ہوگا، کوئی -17 ٹمپریچر کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز ویکسینیشن جو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں لوگوں کو سردار صاحب اس سے پہلے پی ڈی ایم کا ٹمپریچر کم کر لیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ چائنیز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ بہت جلد پاکستان میں اس کی مینوفیکچرنگ بھی پروڈکشن بھی شروع کر لیں گے اس ویکسین کی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت سردار صاحب۔ سردار تنویر اجلاس ہمارے ساتھ موجود تھے، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پی ٹی ایم کا دو تین چیزیں خان صاحب کو بتانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس ڈی جے آپ نے پکڑ لیا، آپ کا اسی ڈی جے کو آپ نواز شریف صاحب نے شور مچایا تھا، اب جس نے بھی پکڑا ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ کے پورے امیج کو انہوں نے خراب کر دیا۔ کیا آپ کہتے ہیں کھلی جس 3 دن پانی نہ دیتے بھائی، ٹھیک ہے پی ایچ میرے بتانے کا روز تو نہیں گھاس تک پانی دیا جاتا نا، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی کہ اگر پانی آ بھی گیا، لوگ تو جو پروانے ہوتے ہیں وہ تو اپنا اولوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح، پروانے تو نہیں ہوں گے نا جو ہوں گے، جیسے یہ دیوانے، اچھا یہ دیوانے ہیں۔ بہرحال اینی ہو، لیکن یہ ہے کہ اس پورے کے پورے پی ڈی ایم کا سٹینس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ پا رہا۔ کوئی متبادل کی صورتحال نہیں، کوئی کسی قسم کا نظام کی، ایک کہتا ہے نظام تبدیل کرنا ہے، ایک کہتا ہے اس کو واپس کرنا ہے، ایک مطلب مگر سر وزیر اعلان کہہ رہے ہیں نا کہ میں جو فیسیلیٹیٹر ہیں یعنی تمبو لگانے والے، کرسیاں لگانے والے، ان کو یہ اس دفعہ نہیں، یہ آپ ان سے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ ہیز ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن، یا تو کہو کہ ہیں، ہم دیکھیں گے کون، کیونکہ اس سے بندے مر رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ کے روز بندے مر رہے ہیں یار۔ میں کل خورشید غور قلم صاحب کو کل ہم دفنایا، ہم نے پورا ہفتہ ہم جنازے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یا تو کہہ دو خبردار مریم نواز ہو یا فضل الرحمان، ہم اٹھا کے ہم ان کو بند کریں گے کیونکہ تمہاری وجہ سے بندہ مر رہا ہے، یا یہ کہو یا کو جو مرضی کرنا ہے کرو، تم جانو اور جس کے گھر میں لاش پہنچتی ہے وہ جانے۔ کھل کے بات ہونی چاہیے۔ بہرحال حل تو یہ بھی نہیں ہے، بہرحال حکومت کو خود ہی انیشیٹو لینا ہوگا، کوئی ایسا اسٹرانگ سٹیپ لینا ہوگا۔ ایسے موقع جب کہا جا رہا ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہے تو یہ بہترین موقع ہے۔ پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔